चैप्टर्स 2013, 2014, 2015, 2016 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2013 मौत के जरिए जिंदा रहना सियोची जिंग का ग्रुप सड़कों पर टहल रहा था। एक बहुत बड़ी लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी और वो खुशहाल और चहल पहल वाली सड़क अब एकदम वीरान हो चुकी थी। कोई भी पैदल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और अगर कोई था भी तो वो ज़ेडवाए डटार जख्मी लोग थे। फैंग दी चैंग वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ में होने के लायक ही नहीं है। उसने बेगुनाहों को मार डाला और इतनी मौतों का कारण बना। उसको इस तरह मरने देना तो उस पर मेहरबानी करने जैसा है, चेन डजियांग ने नफरत से कहा। यिंग शेंग ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये जगह कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी। ही, तुम लोग सच में बड़े अजीब हो। वे वो शैंक हंसा, यह तो सिर्फ एक पेंटिंग की दुनिया है। यह जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का किलर मूव है। यहाँ के लोग असली नहीं हैं। कितने भी मारे या जख्मी हो, कुछ सालों में सब कुछ आपे आप ठीक हो जाएगा। हाँ, इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में मुझे इस बात की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हमारे सेक्स हमें क्या रिवॉर्ड्स देंगे। गु टिंग ने कहा। सियोची जिंग की ऊँट चमक उठी। हमने मॉर्टल्स होकर एक इमोर्टल को मारा और डिवाइन एम्परर सिटी के छुपे हुए खतरे को भी खत्म कर दिया। इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ हमारे सेक्स हाई नहीं, बल्कि हेवनली कोर्ट को भी हमें पर्सनली रिवॉर्ड देना चाहिए, है ना? हाँ। सियोची जिंग जोर से हंसा और मन ही मन बहुत खुश था। डिवाइन बीन सोल्जर्स को रोकने और फैंग दी चांग को खत्म करने में उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और सबसे ज्यादा योगदान दिया था। अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा तो वो हाई टॉप पर होगा। जिस गली से ग्रुप गुजर रहा था उसके एक कोने में दो भिखारी बैठे द और हर चीज को एकदम बेपरवाही से देख रहे थे। इन 10 बड़े एंशिएंट सेक्स के गु इमॉर्टल सीड्स का बर्ताव उन दोनों भिखारियों की नजरों से बच नहीं पाया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, भाई शेन, एक भिखारी ने अपनी आवाज भेजी। दूसरा भिखारी हंसा, मैं तुम्हें फैंग युआन कहूं या फैंग दी चैंग? दूसरे भिखारी ने जवाब दिया, मैं तो बस एक क्लोन हूं, और आमतौर पर अब मुझे क्लोन भी नहीं कहा जा सकता। मैं तो बस एक बची हुई विल हूं। तो तुम्हें मुझे फैंग युआन कहने की जरूरत नहीं है। रही बात फैंग दी चांग की, तो वो मर चुका है, सेल्फ डेटोनेशन से मर गया। ए फ्लैट ये एक बेनाम इंसान हूं, बस एक मामूली भिखारी बचा हूं। शेन शांग की एट में चमक थी, तुम बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो रहे हो। मेरे बिना भी तुमने मौत का इस्तेमाल करके बचने की तैयारी कर रखी थी। दूसरे भिखारी ने सर हिलाया, इस बात से इनकार ना करते हुए, मेरे पिछले प्लान के मुताबिक अगर मैं इन डिवाइन बीन सोल्जर्स के साथ पेंटिंग वर्ल्ड्स पर कब्जा कर लेता तो वो बेस्ट रिजल्ट होता। लेकिन इसका चांस ज्यादा नहीं था। हारने के बाद क्या एक्शन लेना है, इसकी तैयारी मैं पहले ही कर चुका था। सेल्फ डेटोनेशन ने मेरी बॉडी और सोल दोनों को खत्म कर दिया, लेकिन ये विल चुपके से पीछे रह गई थी। एक पाल रुकने के बाद फैंग युआन की विल ने आगे कहा, फिर भी मुझे तुम्हारी मदद के लिए थैंक्स कहना होगा। अगर मैं सिर्फ अपने तरीकों पर डिपेंड करता तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि जेनेसिस लोटस की विल मुझे ढूंढ लेती। लेकिन तुम्हारे मुझे बचाने से मामला एकदम अलग हो गया। शेन शांग, तुम्हारा ह्यूमन पाथ अटेनमेंट दिन बी दिन बढ़ता जा रहा है। शेन शैंक हौसा, ये तो है। फेट वॉर के बाद जब से मैंने वेनरेबल ह्यूमन पाथ किलर मूव्स को समझा है, मेरा ह्यूमन पाथ अटेनमेंट काफी बढ़ गया है। और जब मैं इस पेंटिंग वर्ल्ड में आया, मैंने एक भिखारी की तरह काम किया, लोगों को देखा और जिंदगी को महसूस किया, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक भिखारी होने का अपना ही फायदा है। भिखारी सोसाइटी के सबसे निचले लेवल पर होते हैं। वो लोगों का रवैया देख सकते हैं, अच्छाई और बुराई महसूस कर सकते हैं, भूख और पेट भरने का एहसास, गर्मी और ठंड, सब कुछ। टैप शेन शांग ने टॉपिक बदला और पूछा, ए फ्लैट, तुम्हारा क्या प्लान है? यहां से जाओगे या यहीं रुकोगे? फैंग युआन की विल ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं यहां से नहीं जा सकता। भले ही अब मैं सिर्फ एक विल बचा हूं, मैं बस थोड़ी देर के लिए जेनेसिस लोटस की विल की नजर से बचा हूं और मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तुम्हारा क्या ख्याल है? शेन शांग ने भी अपना सर हिलाया, मुझे भी अभी तक यहां से निकलने का तरीका नहीं मिला। मैंने चुपके से अंदाज बड़े एंशिएंट सेक्स के गु इमॉर्टल सीड्स को चेक कर लिया है। वो यहां आ जा सकते हैं क्योंकि उन्हें जेनेसिस लोटस की विल से अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक मैं छिपा रहूंगा और रिसर्च करता रहूंगा, मेरा ह्यूमन पाथ अटेनमेंट बढ़ता रहेगा और यूएस में एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा। इस वक्त मैं इस जगह से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। फैंग युआन की विल ने शेन शांग को गहरी नजर से देखा। वो देख सकता था कि शेन शांग यहां रहकर खुश था। वैसे जब फैंग युआन ने इस बारे में सोचा
तो ये कोई अजीब बात नहीं थी। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने इतना बड़ा मूव बनाया था, उसने ह्यूमन पथ को डेवलप करने के लिए एक खास छोटी सी दुनिया बनाई थी। यहाँ ह्यूमन पाथ हाई सबसे ऊपर था और बाकी सारे पाथ सेकेंडरी थे। ह्यूमन पाथ का यहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट था, जबकि दूसरे पाथ्स का प्रोग्रेस ना के बराबर था। साथ ही ये दुनिया मॉर्टल वर्ल्ड के रूल्स पर चलती थी। यहाँ इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच बहुत कम फर्क था, जो ह्यूमन पाथ के डेवलपमेंट के लिए और भी फायदेमंद था। और तो और अंदर और बाहर की दुनिया अलग थी। जब बाहर से कोई यहाँ आता था तो वो 5 रीजन से अलग हो जाता था और ट्रेजर येलो हेवन से भी कनेक्ट नहीं कर पाता था। इससे इंफॉर्मेशन बाहर फैलने या यहाँ के लोगों को करप्ट करने से रुक जाती थी। इस तरह इसने ह्यूमन पथ के लिए एक अलग थलग पवित्र जगह बना दी थी। शेनशांग मुख्य रूप से ह्यूमन पाथ कल्टिवेट करता था। यहाँ वो एक भूखे राक्षस जैसा था जिसे बेहद लजीज चीजें मिल गई हों। वो पानी में मछली जैसा था और यूं इस जगह से गहरा लगाव भी हो गया था। फैंग युआन की विल एक बॉडी में थी जो शेनशांग के बेगरगू से बनी थी। उसके सामने अब 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि वो अपनी में बॉडी के उस बचाने का इंतजार करे, दूसरा ये कि वो शेनशांग के साथ कल्टिवेट करे और शेनशांग की ताकत का इस्तेमाल करके आज़ाद हो। डिवाइन बीन सोल्जर की मुसीबत से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन कीन डिंग लिंग के हाथों में इकट्ठी हो चुकी थी। फैंग दी चांग ने सेल्फ डेटोनेशन से खुद को मार डाला। कीन डिंग लिंग ने माथे पर बाल डाले। ये नतीजा कीन डिंग लिंग को थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया। वो उम्मीद कर रही थी कि फैंग युआन के इस क्लोन को जिंदा पकड़ लेगी और उसके जरिए फैंग युआन की वो बॉडी की लोकेशन का पता लगा लेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन का क्लोन इतनी आसानी से खुद को मार देगा, लेकिन ये फैंग युआन की बेरहम पर्सनैलिटी से मैच भी करता है। कीन डिंग लिंग को इस पर ज्यादा शक नहीं हुआ। अगर हम उस जिंदा पकड़ पाते तो बेहतर होता। पेंटिंग वर्ल्ड में इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच का फर्क ज्यादा नहीं है। बदकिस्मती से ये गु इमॉर्टल सीड्स अभी तक पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं और इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। कीन डिंग लिंग ने मन ही मन अफसोस जताया। सियोची जिंग का ग्रुप सोच रहा था कि उन्होंने एक इमॉर्टल को मारकर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन कीन डिंग लिंग के दिमाग में इसका रिव्यू काफी खराब था। लेकिन इसके बावजूद कीन डिंग लिंग ने इन गु इमॉर्टल सीड्स को भारी इनाम देने का फैसला किया। आखिरकार वो इंपॉर्टेंट कल्टिवेशन टारगेट्स थे। रिवॉर्ड्स का मामला निपटाने के बाद कीन डिंग लिंग ने अपना ध्यान एक बार फिर ईस्टर्न सी के कॉन्फ्लिक्ट पर लगाया। ईस्टर्न सी का कॉन्फ्लिक्ट इंसानों और वेरिएंट ह्यूमंस के बीच की टकरार थी। एक तरफ का लीडर ची सी एंसेस्टर था तो दूसरी तरफ का वू शुआई। उन्होंने इमेमोरियल टू हेवेंस में और ईस्टर्न सी के समुद्री इलाकों में कई बार लड़ाइयां लड़ी थी और ये लड़ाइयां दिन भी दिन और भी भयानक होती जा रही थीं। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को बचाने के बाद ची सी एंसेस्टर ने टू हेवंस में कई ग्रोटो हेवन फोर्सेस को अपने साथ मिला लिया था। वू शुआई हारने के बावजूद कोई कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। एक तरफ उसने टू हेवंस की फोर्सेस को जमा किया जो उसके साथ थे, दूसरी तरफ उसने उन ग्रोटो हेवन फोर्सेस पर हमला किया और उन पर कब्जा किया जो वेट एंड सी करना चाहते थे। वू शुआई का डायरेक्शन एकदम साफ और सीधा था। 5 रीजन्स पर हमला करने से पहले उस अपने बेस को अचानक आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए टू हेवंस को साफ करना था। एक तरफ इसकी वजह यह थी कि टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस के बीच की दूरी कम थी और वो आसानी से फौज भेजे सकते थे। अगर वू शुआई इसको इग्नोर कर देता तो जब आगे जाकर में आर्मी बाहर होती, ग्रोटो हेवंस को बस एक हमला करना होता और वू शुआई की आर्मी अपना होम ग्राउंड खो सकती थी। दूसरी तरफ वू शुआई के अंडर काम करने वाले ग्रोटो हेवंस में अलग अलग साइज के की हार्वेस्ट फ्रूट्स पैदा हो गए थे। जब भी वू शुआई किसी दूसरे ग्रोटो हेवन पर हमला करता, वो वेरिएंट ह्यूमन गु इमॉर्टल्स के सजेशंस को टेस्ट करता कि हार्वेस्ट फ्रूट्स से कैसे छुटकारा पाया जाए। वू शुआई की साइड को ऐसे ट्रायल एंड एरर की सख्त जरूरत थी। वू शुआई की इस हिंसा से भरी स्ट्रेटेजी के कारण टू हेवंस में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन फोर्सेस ची सी एंसेस्टर से सुरक्षा मांगने लगे। ची सी एंसेस्टर ग्रोटो हेवंस को बचते हुए अलग अलग फोर्सेस को अपने साथ जोड़ रहा था, लेकिन कुल मिलाकर वो अभी भी नुकसान में थे। वू शुआई का टू हेवंस अलायंस ची सी एंसेस्टर के अलायंस से बहुत तेजी से मजबूत हो रहा था। वो वेरिएंट ह्यूमंस के फायदों की एक्टिवली रक्षा कर रहा था, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवंस उसके साथ जुड़ रहे थे। टू हेवंस में वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवंस की संख्या ह्यूमन ग्रोटो हेवंस से कहीं ज्यादा थी। वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस का आखिरी बैच जो वेट एंड सी का सोच रहे थे, उन्होंने खुद हाई वू शुआई का साथ दे दिया। एक तरफ वो सिचुएशन की वजह से मजबूर द, दूसरी तरफ अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनके ग्रोटो हेवंस में की हार्वेस्ट फ्रूट्स के छुपे हुए खतरे से निपटने की कोई उम्मीद नहीं थी।
वू शुआई की शान बढ़ गई, लेकिन की हार्वेस्ट फ्रूट का मसाला अभी भी उस परेशान कर रहा था। टू हेवंस अलायंस ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वो सब की हार्वेस्ट फ्रूट्स को खत्म करने में फेल हो गए। उधर की सी एंसेस्टर की तरफ ची हार्वेस्ट फ्रूट के रहस्यों पर रिसर्च का प्रोग्रेस भी काफी धीमा था। वू शुआई और की सी एंसेस्टर की तरफ से अक्सर लड़ाइयां होती थी, लेकिन कैजुअल्टीज ज्यादा नहीं होती थी। इसकी वजह यह थी कि दोनों हाई साइड एक दूसरे को खत्म करने पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि की हार्वेस्ट फ्रूट्स के खतरे को साफ करने पर फोकस कर रहे थे। ची हार्वेस्ट फ्रूट के रहस्यों के बारे में सबसे ज्यादा शायद डेमन इमॉर्टल ची जू हाई जानता है। बदकिस्मती से मेरी शक्ति इस वक्त सीमित है और मैं उससे निपट नहीं सकता। फैंग युआन ने अफसोस से आहें भरी। उसने हेवंसविल की बड़ी समस्या को तो सुलझा लिया था, लेकिन उस अभी भी कोई क्लू नहीं था कि हेवन पाथ डाओ मार्क्स को कैसे रिफाइन किया जाए। डेमन इमॉर्टल चीजू, जिसके बारे में फैंग युआन सोच रहा था, इस वक्त वेस्टर्न डेजर्ट पहुंच चुका था। यही कहीं आसपास होना चाहिए। डेमन इमॉर्टल चीजू नीचे उड़ते हुए हर तरफ तलाश कर रहा था। वो चीसी एंसेस्टर से गू उधार लेने में सफल नहीं हो पाया था, इसलिए उसने की पाथ इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके दूसरे की पाथ इमॉर्टल गू की तलाश शुरू कर दी। और इस तलाश में यूस्काई की पाथ इमॉर्टल गू मिल भी गए। ये की पाथ इमॉर्टल गू ZY डिटार वाइल्ड इमॉर्टल गू द, जो बड़ी की टाइड्स के बाद नेचुरली पैदा हुए द, और बाकी के उसने दूसरे गू इमॉर्टल से लूटे थे। डेमन इमॉर्टल चीजू ने हद से ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ की पाथ इमॉर्टल गू लूटे और गू इमॉर्टल्स को छोड़ दिया। रुकते चलते हुए डेमन इमॉर्टल चीजू धीरे धीरे ईस्टर्न सी से निकलकर वेस्टर्न डेजर्ट आ पहुंचा। मैंने डिड्यूस किया है कि एक की पाथ इमॉर्टल गू यहीं पास में है। जैसे हाई डेमन इमॉर्टल चीजू ये बड़बड़ा रहा था, एक गू इमॉर्टल अचानक उसके इन्वेस्टिगेटिव रंगे में आ गया। रैंक 8 गू इमॉर्टल, रेड हार्ट ट्रैवलर। चैप्टर 2014 चीजू का खून लेना। जब उसने इस गू इमॉर्टल को देखा, जो एक हेडबैंड और हरे रंग का रोब पहने हुए था, लंबा और मजबूत था और दिखने में हैंडसम था, डेमन इमॉर्टल चीजूए का दिमाग हिल गया। जिसकी पाथ इमॉर्टल गू के बारे में मैंने डिड्यूस किया था, कहीं वो इस इंसान के पास तो नहीं है। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, डेमन इमॉर्टल चीजू ने हमला कर दिया। एक जोरदार आवाज के साथ एक विशाल सफेद की हाथ रेड हार्ट ट्रैवलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लगभग उसी पाल जब डेमन इमॉर्टल चीजू ने रेड हार्ट ट्रैवलर को देखा, रेड हार्ट ट्रैवलर ने भी डेमन इमॉर्टल चीजूए को देख लिया था। डेमन इमॉर्टल चीजू रेड हार्ट ट्रैवलर को नहीं पहचानता था, लेकिन रेड हार्ट ट्रैवलर के पास हेवनली कोर्ट से मिली डेमन इमॉर्टल चीजूए की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी। सफेद की हाथ को अपनी तरफ आते देख रेड हार्ट ट्रैवलर का दिल उछाल पड़ा और वो तेजी से पीछे हट गया। रेड हार्ट ट्रैवलर एक हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल था और पिछला डेमन जजमेंट बोर्ड का लीडर भी। वो बहुत शक्तिशाली था। फेट वॉर के दौरान वो वेस्टर्न डेजर्ट आया था और एक ब्लड पाथ डिमोनिक इमॉर्टल का भेस बदलकर वेस्टर्न डेजर्ट के कई सुपर फोर्सेस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस तरह उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए दुश्मन फोर्सेस की एक बड़ी संख्या को रोक रखा था। पूरे वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को देखा जाए तो रेड हार्ट ट्रैवलर में लगभग किसी भी वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल से लड़ने का कॉन्फिडेंस था। लेकिन अभी उसका सामना डेमन इमॉर्टल चीजू से था, जो इस युग के सबसे शक्तिशाली गू इमॉर्टल्स में से एक था। रेड हार्ट ट्रैवलर अच्छी तरह जानता था कि वो डेमन इमॉर्टल चीजूए का मुकाबला नहीं कर सकता। फर्क बहुत ज्यादा था और इस लड़ाई में हारने वाला वही होगा, ये तय था। इसलिए रेड हार्ट ट्रैवलर बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। अगले हाई पैल डेमन इमॉर्टल चीजू ने रेड हार्ट ट्रैवलर के सिर के पीछे से खून जैसी लाल रोशनी का एक गोला निकलते देखा, जिसके बाद उसकी स्पीड तेजी से बढ़ गई और वो उसके की हाथ से बचने में कामयाब हो गया। डेमन इमॉर्टल चीजू ने हल्के से हैरानी जताई, मन ही मन बड़बड़ाते हुए, फिर से ब्लड पाथ? लगता है इस युग में ब्लड पाथ काफी फैला हुआ है। डेमन इमॉर्टल चीजू रेड हार्ट ट्रैवलर को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे लग गया। एक पीछा कर रहा था और एक भाग रहा था। जल्द ही उन्होंने 10,000 ली का सफर तय कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि डेमन इमॉर्टल चीजू ने पाया कि उसका मेन मूवमेंट मेथड भी रेड हार्ट ट्रैवलर को पकड़ नहीं पा रहा था। हाँ, वो पीछे भी नहीं छूट रहा था। मैंने अपने मूवमेंट मेथड को मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी इस इंसान को पकड़ नहीं पा रहा। ये है कौन? एक रैंक 8 ब्लड पाथ गू इमॉर्टल। डेमन इमॉर्टल चीजू ने अपनी यादें ताज़ा की और धीरे धीरे उस कुछ क्लूज मिलने लगे। उसने पहले किंग हुईजी की सोल सर्च की थी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। रेड हार्ट ट्रैवलर की असली पहचान सामने नहीं आई थी, लेकिन उसने वेस्टर्न डेजर्ट में तबाही मचा रखी थी और एक रैंक 8 ब्लड पाथ एक्सपर्ट की सेंसिटिव आइडेंटिटी के साथ
उसके बारे में जानकारी ट्रेजर येलो हेवन में फैल चुकी थी और दुनिया के हर गू इमॉर्टल को पता चल चुका था। कुछ देर और पीछा करने के बाद डेमन इमॉर्टल चीजू अचानक चिल्लाया, आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो? उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, उसने एक किलर मूव एक्टिवेट किया। रेड हार्ट ट्रैवलर ने तुरंत महसूस किया कि आसपास के की करंट्स यूज घेर रहे हैं, जिससे उसकी स्पीड पर बुरा असर पड़ रहा था। उसने मन ही मन ठंडी सांस भरी, अब उसके पास डेमन इमॉर्टल चीजू से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। डेमन इमॉर्टल चीजूए के मूव्स शानदार और शक्तिशाली थी, दूधिया सफेद की करंट्स एक सुनामी की तरह बेरोकटोक ताकत के साथ हो रहे थे। जब उनकी सच में लड़ाई हुई तो कोई हैरानी नहीं हुई, रेड हार्ट ट्रैवलर कमजोर पड़ गया। लेकिन उसके तरीके भी कमजोर नहीं थे। खून जैसी लाल रोशनी फैली और खून जैसे लाल फूल खिले, उनमें कोई बुराई का एहसास नहीं था, बल्कि वो उस बचाने के लिए गर्माजोशी और नेक इरादों से भरे थे। रेड हार्ट ट्रैवलर ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन सिर्फ कुछ हाई राउंड्स में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि उम्मीद थी एक ऐसे मॉन्स्टर से जिसका जिक्र हिस्ट्री में है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। रेड हार्ट ट्रैवलर को लगा जैसे वो एक छोटी सी नाव है जो डेमन इमॉर्टल चीजूए के तूफानी हमलों के नीचे अपनी पूरी ताकत लगाकर बचने और वक्त गुजारने की कोशिश कर रही है। कुछ और राउंड्स के बाद रेड हार्ट ट्रैवलर की हालत काफी नाजुक हो गई। उसी वक्त अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट रेगिस्तान से निकल कर आया और पीछे से डेमन इमॉर्टल चीजू पर अचानक हमला कर दिया। डेमन इमॉर्टल चीजू चकित रह गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने अपना हाथ लहराया और एक पहाड़ जैसा विशाल की हाथा से मेमोरियल डेसोलेट बीस्ट से जा टकराया। लेकिन जैसे ही ये मेमोरियल डेसोलेट बीस्ट उस विशाल हाथ से टकराने वाला था, उसने अचानक चमकदार रोशनी छोड़ी और एक इमेमोरियल स्वॉलो में बदल गया जो एक काले तीर की तरह डेमन इमॉर्टल चीजूए की तरफ बढ़ा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल है। हा, इंटरेस्टिंग। डेमन इमॉर्टल चीजू थोड़ा हैरान हुआ। उसने उस इमॉर्टल से लड़ते हुए उसकी तारीफ की। ये मदद 9 स्पिरिचुअल फेरी की तरफ से थी। वो और रेड हार्ट ट्रैवलर एक दूसरे की मदद के लिए एक साथ वेस्टर्न डेजर्ट आए थे। उसकी मदद से रेड हार्ट ट्रैवलर की सिचुएशन तुरंत बेहतर हो गई। वो मौत के भयानक अंजाम से बचने में कामयाब हो गया। हम ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। ये बुरा शैतान सच में डरावना है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसलिए उसका सामना कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी हमारे तरीकों से वाकिफ नहीं है। रेड हार्ट ट्रैवलर ने जल्दी से आवाज भेजी। उसने डेमन इमॉर्टल चीजू से लड़ाई की थी और इस युग के पीक एक्सपर्ट के खौफ को महसूस किया था। डेमन इमॉर्टल चीजू यूज इसलिए खत्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो हाल ही में जिंदा हुआ था और अभी तक बदलावों से पूरी तरह अडैप्ट नहीं हुआ था। अगर उनकी सच में लड़ाई होती तो ये बस वक्त की बात थी कि हेवनली कोर्ट के दोनों इमॉर्टल्स डेमन इमॉर्टल चीजूए के हाथों मारे जाते। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पीछे आओ। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने लड़ते लड़ते पीछे हटते हुए आवाज भेजी। डेमन इमॉर्टल चीजू दोनों इमॉर्टल्स का पीछा करते हुए एक रेगिस्तान तक पहुंच गया। 9 स्पिरिचुअल फेरी अचानक एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदल गई और रेड हार्ट ट्रैवलर को अपने मुंह में पकड़कर रेगिस्तान में घुस गई। डेमन इमॉर्टल चीजू ने ठंडी आहें भरते हुए कहा, बेवकूफी भरा कदम। उसके ताली बजाते ही आसमान और जमीन हिल गए। दूधिया सफेद की करंट एक सुनामी की तरह रेगिस्तान की सतह से टकराया। आसपास के सोली का रेगिस्तान जबरदस्ती 10 फीट नीचे तक दबा दिया गया। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने एक हल्की सी चीख मारी क्योंकि उस भारी चोट आई थी। रेड हार्ट ट्रैवलर ने जल्दी से यूएस पर हीलिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की और सिर्फ जमीन में और गहरा जाने पर ध्यान दिया। डेमन इमॉर्टल चीजू रेगिस्तान में घुसकर पीछा जारी रखने ही वाला था कि उस अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। अगले हाइपैल, एक विशाल इमेमोरियल सोल बीस्ट आसपास की रेगिस्तान जमीन से बाहर निकला। डेमन इमॉर्टल चीजूए की इर्द की पुतलियां इस इमेमोरियल सोल बीस्ट को देखकर थोड़ी सिकुड़ गईं। इस इमेमोरियल सोल बीस्ट का आकार अजीब था और वो काफी गुस्से में लग रहा था। इसके पास एक कछुए का खोल, 4 बाघ के पंजे, ड्रैगन की पूंछ, सांप की गर्दन और एक इंसानी सिर था। उसका सिर बिखरे हुए बालों से भरा था और उसकी ऊँह से खौफनाक रोशनी और गुस्सा निकल रहा था। ये एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था जिसके पास कई इमॉर्टल गू थे। ओह, तुमने किंग चू को ढूंढ लिया। डेमन इमॉर्टल चीजूए को इमेमोरियल सोल बीस्ट से उलझा हुआ देख रेड हार्ट ट्रैवलर ने हैरानी से कहा। यह इमेमोरियल सोल बीस्ट किंग चू था। जब डिवाइन बीन प्लस पर फैंग क्लैन ने कब्जा कर लिया था, किंग चू ने डिवाइन बीन प्लस छोड़ दिया था और कुछ इलाकों में छिप गया था। लेकिन फेट वॉर में डिवाइन बीन प्लस और एम्परर सिटी एक हो गए थे और जेनेसिस लोटस यूएस पर कंट्रोल कर रहा था।
फेट वॉर के बाद जेनेसिस लोटस की विल ने नेचुरली हर तरह की इंफॉर्मेशन हेवनली कोर्ट को दे दी थी। कीन डिंगलिंग को न सिर्फ फैंग दी चांग की असली पहचान पता चली, बल्कि यूज किंग चू के बारे में भी जानकारी मिली। डिवाइन बीन प्लस ने किंग चू को इतने सालों तक कैद रखा था। जेनेसिस लोटस की विल को उसके बारे में बहुत ज्यादा समझ थी और वो उस ढूंढने का एक गुप्त तरीका जानता था। कीन डिंगलिंग ने यह गुप्त तरीका हासिल किया और चुपके से 9 स्पिरिचुअल फेरी को किंग चू को ढूंढने और उस काबू में करने का आदेश दिया। किंग चू एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट था। उसके पास न सिर्फ बेहतरीन लड़ाई की शक्ति थी, बल्कि उसके पास स्पेक्ट्रल सोल से जुड़ी हर चीज को पहचानने की एक नेचुरल क्षमता भी थी। अगर हेवनली कोर्ट यूज हासिल कर लेता तो वो न सिर्फ फैंग युआन से निपट सकते थे, बल्कि स्पेक्ट्रल सोल से भी निपट सकते थे। इसे एक तीर से 2 निशाने लगाना माना जा सकता था। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने हाल ही में किंग चू की लोकेशन ढूंढ ली थी, लेकिन उसकी शक्ति काफी नहीं थी और उस सफल होने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। जब रेड हार्ट ट्रैवलर डेमन इमॉर्टल चीजू से टकराया, उसने डेमन इमॉर्टल चीजूए को किंग चू से लड़वाने का प्लान सोचा। शानदार, इस तरह हम साइड से देख सकते हैं और शायद उनके कॉन्फ्लिक्ट से फायदा भी उठा सकते हैं। रेड हार्ट ट्रैवलर मुस्कुराया। किंग चू डेमन इमॉर्टल चीजूए का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें कोई फैसला लेने से पहले सिचुएशन को देखना होगा। 9 स्पिरिचुअल फेरी जमीन में और गहरा जाते हुए बोली, वो बैटलफील्ड से जितना दूर होते उतना ही बेहतर था। लेकिन हेवनली कोर्ट के दोनों इमॉर्टल्स की उम्मीदों के खिलाफ डेमन इमॉर्टल ची जुए को कुछ गड़बड़ लगी और उसने बेहिसाब ची करंट्स छोड़े जिससे पूरा आसमान भर गया। वो उनके अंदर घुस गया और तेजी से गायब हो गया। बिना किसी दुश्मन के किंग चू ने भी बैटलफील्ड छोड़ने का फैसला किया और उफाक की तरफ भाग गया। जमीन के काफी नीचे हेवनली कोर्ट के दोनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। रेड हार्ट ट्रैवलर ने अचानक कहा, कहीं का नहीं छोड़ा। वो ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस अब उसके हाथ लग जाएगी। 9 स्पिरिचुअल फेरी एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर समझी, तुमने सच में वो ब्लड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस ढूंढ ली थी? रेड हार्ट ट्रैवलर ने सर हिलाया, ठंडी सांस भरते हुए। हेवनली कोर्ट के क्लूज गलत नहीं थे, सबसे जरूरी की वो की टाइट थी जिसने ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस को एक्सपोज किया। मैंने आधे महीने से ज्यादा तलाश की तब जाकर यूएस लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन वहां मेरी टक्कर डेमन इमॉर्टल ची जू से हो गई। 9 स्पिरिचुअल फेरी चुप रही। इसी बीच डेमन इमॉर्टल ची जू वापस उसी जगह लौट आया। ये सच में यही है। उसने कुछ देर जांच की और पाया कि टारगेट अभी भी यहीं था और हिला नहीं था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद उसने सफलतापूर्वक ये ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर ली। उस जमाने में ब्लड सी एंसेस्टर ने लाखों इनहेरिटेंस साइट्स स्थापित की थी जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट और ईस्टर्न सी में फैली हुई थी। उनमें से नो ट्रू इनहेरिटेंसेस थी। उनमें से एक ट्रू इनहेरिटेंस ऐप डेमन इमॉर्टल ची जुए के हाथों में आ गई थी। ब्लड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस। कमाल है, इस ट्रू इनहेरिटेंस से मेरे लिए ब्लड पाथ गू इमॉर्टल से निपटना कई गुना आसान हो जाएगा। और ये ब्लड ची इमॉर्टल गू मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हा हा हा। डेमन इमॉर्टल ची जू जोर से हंसा। उसके पहले एक्टिवेट किए गए लगभग सभी किलर मूव्स में की पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च होते थे। फ्लैट जब यूज एक की पाथ इमॉर्टल गू मिल गया था, उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। हालांकि हिस्ट्री में उसकी पीक कंडीशन से अभी भी कुछ फर्क था। वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था जब उसने फैंग युआन से लड़ाई की थी। चैप्टर 2015 सैंडवुल्फ सिटी में बड़ा बदलाव। वेस्टर्न डेजर्ट। हवा तेजी से चल रही थी और हर तरफ रेत उड़ रही थी। ऊंटों से खींचा जा रहा एक व्यापारी काफिला बंजर रेगिस्तान में मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, आखिरकार हम सैंडवुल्फ सिटी वापस आ गए। काफिले के अंदर पेंगडा ने गहरी भावनाओं के साथ कहा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। गू मास्टर मोली पास में एक ऊंट पर बैठा था। उसने पेंगडा को देखा और हंसा। लड़के, तुम्हारी बातें यूएस वक्त से काफी अलग हैं जब हम पहली बार निकले थे। पेंगडा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जब मोली ने अभी अभी व्यापारी काफिला बनाया था, पेंगडा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और सोचता था कि यह एडवेंचर कमाल का और मजेदार होगा। लेकिन कुछ काफिलों के सफर के बाद पेंगडा को अपनी पुरानी नादानी का पूरा एहसास हो चुका था। इस दुनिया में सौदागरी न सिर्फ मुश्किल और बेहद खतरनाक थी, बल्कि बेहद थका देने वाली भी थी। जरा सी लापरवाही से उसकी नाजुक जान इस विशाल और बेरहम रेगिस्तान में खो जाती। लेकिन पेंगडा की भावनाएं काफिले के दूसरे गू मास्टर्स से भी मिल रही थीं। हाँ, हम फिर से घर आ गए। इस सफर में हमें कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन ये सच में थका देने वाला था। वापस जाकर मैं अच्छी तरह नहाऊंगा। मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं टैवन जाकर जी भर के पीऊंगा। हा हा हा।
मोली मुस्कुराया। उसने अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचा, जो हाल ही में बहुत बदल गया था। उसका बेटा सेलेक्ट हो गया था और उसकी अच्छी तरह से कल्टीवेशन की जा रही थी। उसका बिगड़ा हुआ बेटा सच में सुधर गया था। जिंदगी के इन खूबसूरत चमत्कारों ने मोली को नई उम्मीद और मोटिवेशन दी थी। काफिले का व्यापारी होना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने तरीके से इसमें खुशी ढूंढ ली थी। रुको, कुछ गड़बड़ है। काफिले में सबसे आगे चल रहे इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने अचानक चिल्लाया। पेंगडा तुरंत सतर्क हो गया और साथ हायूस थोड़ा अजीब भी लगा। आमतौर पर यह जगह सैंड वुल्फ सिटी के पास थी और यहां कोई खतरा नहीं होना चाहिए था। तो अचानक वार्निंग क्यों दी गई? मोली ने तुरंत अपना इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म एक्टिवेट किया। उसका शरीर थोड़ा सा सख्त हुआ और वो चिल्लाया, सिचुएशन अजीब है, पूरी स्पीड से आगे बढ़ो। पेंगडा और बाकियों को वजह नहीं पता थी, लेकिन मोली को लीड लेते देख उन्होंने नेचुरली काफिले के लीडर पर विश्वास किया और तेजी से उसके पीछे हो लिए। जब वो सैंड वुल्फ सिटी के पास पहुंचे, उन्हें एबनॉर्मैलिटीज का पता लगाने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भूरे धुएं के गुब्बारे ऊपर उठ रहे थे, आग भी लगी हुई थी और हवा में जलने की गंध थी जो सब सैंड वुल्फ सिटी से आ रही थी। काफिले के हर शख्स के मन में एक बुरा एहसास हुआ और वो और भी तेजी से आगे बढ़े। आखिरकार वो सैंड वुल्फ सिटी के दरवाजे के सामने पहुंच गए। नामुमकिन! आखिर यहां हुआ क्या है? हे भगवान, ये एक सपना है ना? ये जरूर एक सपना होगा। काफिले के कुछ सदस्य तो जमीन पर ही घुटनों के बाल बैठ गए, कुछ टूट गए और रोने लगे, यहां तक कि सबसे शांत रहने वाला लीडर मोली भी बेहोश सा खड़ा था। पेंगडा की ईद फटी की फटी रह गई जब उसने अपने सामने का नजारा देखा। यूज विश्वास हाय नहीं हो रहा था। खुशहाल सैंड वुल्फ सिटी ऐप खंडहर बन चुकी थी। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, सड़कों पर मलबा और टूटे फूटे सामान बिखरे पड़े थे। आग जल रही थी और हर तरफ धुआं था। ये नज़ारा देखने में बहुत भयानक था। मोली बड़बड़ा रहा था कि अचानक वो चौंका और शहर के अंदर की तरफ भागने लगा। उसकी हरकत से कई लोग चौंके और गू मास्टर्स अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। पेंगडा का कोई घर नहीं था, इसलिए वो एक ऊंट पर बैठा और मोली के पीछे चल दिया। मोली तेज था और उसके दिल में चिंता जल रही थी। उसने सीधे पेंगडा को बहुत पीछे छोड़ दिया। खुशकिस्मती से पेंगडा कई बार सैंड वुल्फ सिटी वापस आ चुका था और मोली के घर का रास्ता जानता था। जब पेंगडा मोली के घर पहुंचा तो उसने वहां खंडहर देखा। मोली जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था, चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को देख रहा था जिसे उसने खोद कर निकला था। पेंगडा ने मोली की खामोशी में गहरा दुख महसूस किया। ये कैसे हो सकता है? आखिर यहां हुआ क्या? पेंगडा दुखी था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हैरान था। जहां तक उस पता था, सैंड वुल्फ सिटी एक बड़ा शहर था जहां कई गू मास्टर्स तैनात थे, लेकिन वो तबाह हो गया और एक बेजान शहर में बदल गया। ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो पूरे सैंड वुल्फ सिटी को तबाह कर दे? क्या ये की टाइड की तबाही थी? लेकिन निशानों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये दुनिया सच में बहुत खतरनाक है। लोग खतरे में जी रहे हैं, यहां तक कि गू मास्टर्स भी। कोई भी जगह सेफ नहीं है। पेंगडा को अपनी छोटी सी हैसियत का एहसास और भी ज्यादा होने लगा। उसने मोली को देखा जो एक मूर्ति की तरह घुटनों के बाल बैठा था और कई बार अपना मुंह खोला। आखिर में उसने कहा, अंकल, हमें खुद को संभालना होगा। मत भूलिए आपका एक बेटा भी है। इन शब्दों ने मोली को हिला दिया। उसकी इन में एक बार फिर कुछ उम्मीद की किरण जागी। पेंगडा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मेरा बेटा अभी भी शहर के अंदर वाले इलाके में है। वो एक गू इमॉर्टल सीड है और उसकी अच्छी तरह से परवरिश हो रही है। वो जरूर ठीक होगा, उसकी सुरक्षा ठीक से की गई होगी। चलो उस ढूंढते हैं। मोली ने अपनी पत्नी की लाश उठाई और पेंगडा के साथ शहर के अंदर वाले इलाके की तरफ दौड़ा। पूरा अंदर का इलाका एक विशाल गाढ़े में बदल चुका था। अंदर का शहर गायब हो चुका था। काफिले के कई सदस्य गाढ़े के किनारे खड़े उस खाली नजरों से देख रहे थे। मोली उनकी तरफ गया और अपने सामने के विशाल गाढ़े को देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ भी नहीं कह पाया। पेंगडा ने एक गहरी सांस ली। वो देख सकता था कि यह विशाल गधा एक जानवर के पैर का निशान था। इतना बड़ा पैर का निशान मतलब ये जानवर कल्पना से भी परे विशाल होगा। ये इंसान का काम नहीं है। एक जानवर की आफत। एक पहाड़ जैसे जानवर ने सैंड वुल्फ सिटी पर हमला किया और सबको मार डाला। काफिले के सदस्यों ने एनालाइज किया और फिर से रोने लगे। मोली मौत जैसी खामोशी में डूब गया और पेंगडा को नहीं पता था कि उस कैसे सांत्वना दे। मोली के पास कभी एक खूबसूरत घर था और अब सब कुछ चला गया था, सिर्फ वो अकेला बच गया था। जहां तक मोली का सवाल था, जहां तक बचे हुए काफिले के सदस्यों का सवाल था,
किस्मत बहुत ही जालिम थी। बूम! ठीक उसी वक्त सबके ऊपर आसमान में एक सोनिक बूम हुआ। इस आवाज ने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विशाल जानवर गया नहीं? पेंगडा ने जल्दी से अपना सिर उठाया और आसमान में दो आकृतियों को तैरते हुए देखा। गू इमोर्टल्स! दूसरे गू मास्टर्स चिल्लाए। यहां भी तबाही आ गई। आसमान में गू इमोर्टल्स ने बात की, उनकी आवाजें गूंज कर नीचे फैली, उन्होंने इसे छुपाया नहीं। ये लांती जानवर, इसने मेरे मो क्लैन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है। इंतजार करो, जब मैं इसे पकड़ लूंगा, मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए इसकी नसें खींचूंगा और इसकी खाल उतार दूंगा। एक और गू इमोर्टल ने गुस्से में कहा। चलो, हम जल्दी उस पकड़ लेंगे। दोनों गू इमोर्टल्स तेजी से उठ गए। जमीन पर गू मास्टर्स कुछ देर चुप रहे जब अचानक कोई जोर जोर से रोने लगा। पापा, माँ, तुम कितनी बुरी तरह से मारे। मैं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बदला नहीं ले सकता, लेकिन इमोर्टल्स तुम्हारे लिए इंसाफ करेंगे। पेंगडा चुप था, उसका मन बहुत भारी था। इस पल उस अचानक एक एहसास हुआ, भले ही कोई गू मास्टर बन जाए, भले ही वो रैंक 5 गू मास्टर हो, इसका क्या फायदा? सिर्फ गू इमोर्टल बनकर ही इस दुनिया में वो अपनी किस्मत पर कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। मैं उनके पीछे जाकर देखना चाहता हूं। मोली ने अचानक एक दृढ़ इरादे से कहा। लीडर, तुम पागल हो गए हो क्या? आसपास के गू मास्टर्स ने जल्दी से उस समझाया। मोली का रवैया दृढ़ था। मैं नाकाबिल हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चे का बदला नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर यूएस गुनाहगार की मौत अपनी आंखों से देखूंगा। अगर मैं ये मौका भी नहीं पकड़ पाया, तो भले ही मैं जिंदा रहूं, मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। इन शब्दों ने बाकी गू मास्टर्स पर भी असर किया। वो मान गए और कहा कि वो मोली के साथ जाकर इंसाफ होते हुए देखना चाहते हैं। अंकल, मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूं, पेंगडा ने कहा। तुम्हें पीछे रहना चाहिए, लड़के। मोली का एक्सप्रेशन पेंगडा को देखकर थोड़ा नरम हुआ। पेंगडा कड़वाहट से मुस्कुराया। अंकल, आपने मुझे बार बार बचाया है। आप इस दुनिया में मेरे सबसे करीबी इंसान हैं। जब से मैं आपके साथ हूं, मैं इस जरूरी पाल में आपसे अलग नहीं हूंगा। मुझे अपने साथ आगे चलने दीजिए, अंकल। मोली ने पेंगडा को कुछ देर तक गहरी नजर से देखा और फिर सर हिलाया और एक भरी आवाज में कहा, तो फिर मेरे साथ चलो, बदमाश। गू मास्टर्स का ग्रुप उस दिशा में चल पड़ा जिधर गू इमोर्टल्स ऊडदी और सैंड वुल्फ सिटी के खंडहरों को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में विशाल जानवर के पैरों के निशान बेहद साफ थे, जिससे वो सही रास्ते पर बने रहे। वो इस तरह एक दिन और एक रात तक दौड़ते रहे जब अचानक उन्होंने उफाक पर गरज सुनी। ये गरज नहीं है, ये गू इमोर्टल्स और यूएस विशाल जानवर के बीच की लड़ाई है। ध्यान से सुनो, तुम हल्के से एक जानवर के गुर्राने की आवाज सुन सकते हो। गू मास्टर्स एक्साइटेड हो गए और अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो पास जाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त एक काला ची करंट एक इंद्रधनुष की तरह आसमान को पार करते हुए निकला। ची करंट का एक धागा गू मास्टर्स के पास गिरा। काले की का एक निशान एक गू मास्टर के कंधे से रगड़ गया। वो गू मास्टर अचानक डर से चिल्लाया, उसकी खाल और मांसपेशियां सड़ने लगी और वो जल्दी एक सफेद कंकाल में पिघल गया। हर कोई इस चौंका देने वाले बदलाव से दहशत में था और जल्दी से हर दिशा में भाग गया। खुशकिस्मती से काला की हवा के साथ फैल गया और रुका नहीं। पास जाना बहुत खतरनाक है। ये तो सिर्फ गू इमोर्टल्स और विशाल जानवर के बीच की लड़ाई का असर है। हमारे पास इसका सामना करने की ताकत नहीं है। अगर हम और पास गए तो हम अपनी जान गंवा देंगे। ज्यादातर गू मास्टर्स रुक गए और वापस मुड़ गए। मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। तुम जा सकते हो। मोली अकेला बचा हुआ गू मास्टर था। पेंगडा अभी भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन इस बार मोली का रवैया दृढ़ था। उसने यूज भगा दिया। अकेले मोली कुछ दूर तक मुश्किल से चला। जब वो एक रेत के टीले पर चढ़ा और देखा, तो वो जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। उफाक में दूर काले कोहरे ने हर तरफ ढक रखा था। कोहरा साफ तौर पर पहले वाला कालाची करंट था। काले कोहरे में मोली हल्के से एक पहाड़ जैसे जानवर की आकृति और कभी कभी चमकने वाली बिजली देख सकता था। मोली ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उस पीछे से किसी ने गले लगा लिया। अंकल, क्या आप मरना चाहते हैं? आगे मत जाइए, आप अपनी जान गंवा देंगे, पेंगडा चिल्लाया। छोकरे, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मोली गुस्से में था। पेंगडा ने सच्चाई से कहा, अंकल, आप मेरे उपकारी हैं। मैं आपकी मेहरबानी कैसे भूल सकता हूं और आपको मौत के दरवाजे पर जाते हुए देख सकता हूं? मैं जानता हूं आप मरना चाहते हैं। आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं पूरे रास्ते आपके पीछे आ रहा था, लेकिन आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। अंकल, जिंदा रहिए, खुद को मत मारिए। लेकिन मोली नहीं माना। छोकरे, दफा हो जाओ।
मैं नहीं जाऊंगा। दफा हो जाओ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, यहां मरने मत आओ। अंकल, मैं आपको बचाऊंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे बचाने की। भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर बदला लूंगा। भले ही वो एक मामूली हमला हो, जब तक वो यूएस लांती जानवर पर लगता है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बूम। जैसे हाय दोनों बहस कर रहे थे, उफाक पर लड़ाई से एक तूफान उठकर आया। तूफान एक स्तंभ जैसा था जो आसमान और जमीन को जोड़ता था। वो तेजी से दोनों की तरफ बढ़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। पेंगडा और मूली के पास बचने का वक्त ही नहीं था और वो तूफान में समा गए। दोनों मामूली आकृतियां एक पल में ही यूएस भयानक तूफान में गायब हो गईं। चैप्टर 2016 चकाचौंध मुस्कान वेस्टर्न डेजर्ट। काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी जब मोकलैन के गू इमोर्टल्स की यूएस रहस्यमयी विशाल जानवर के साथ घमसान लड़ाई जारी थी। मर जा, जानवर। मैं तेरी हड्डियां और नसें निकाल कर उन्हें रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, ताकि मेरे मोकलैन के नुकसान की भरपाई हो सके। दोनों मोकलैन गू इमोर्टल्स गुस्से में थे। इस विशाल जानवर ने मोकलैन पर आफत ला दी थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था। जिन इलाकों की जिम्मेदारी इन दोनों पर थी, उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हुआ था। तुम मुझे मारना चाहते हो? लड़ाई के दौरान इस रहस्यमयी विशाल जानवर ने अचानक इंसानी शब्द कहे। मोकलैन के दोनों इमोर्टल्स हैरान रह गए और उनके दिल जोरों से धड़कने लगे। उसी पाल इस विशाल जानवर ने अपना मुंह खोला और अपनी लंबी बैंगनी लाल जीभ बाहर निकाली। लंबी जीभ हैरतंगेज रफ्तार से हिली और एक मोकलैन गू इमोर्टल के शरीर के आर पार हो गई। लगभग उसी पाल में यह मोकलैन गू इमोर्टल मजबूत जहर से गल कर राख हो गया। सिर्फ इमोर्टल एपर्चर एक धुंधली रोशनी के कतरे में बदलकर जमीन पर गिर गया। तुम एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट हो। बचा हुआ मोकलैन गू इमोर्टल दहशत में आ गया और घबराकर पीछे हटने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रहस्यमयी विशाल जानवर किंग चू था। वो ठंडी हंसी हंसा जब उसके आसपास भूत जैसी की उमड़ने लगी। भूत जैसी की घनी परतें भूत प्रेत की आकृतियों में बदल गईं जिन्होंने मोकलैन गू इमोर्टल को रोक लिया। किंग चू धीरे धीरे पास आया। तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे और मेरी हड्डियां और नसें निकालना नहीं चाहते थे? मोकलैन का गू इमोर्टल डर से चिल्लाया। मुझे बख्श दो, मैं मोकलैन से हूं। मुझे बख्श दो और मोकलैन तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। मेरा पीछा करोगे? ये सुनकर किंग चू के चेहरे पर गुस्से की एक झलक आए। तुम दोनों बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जाओ और मारो। मोकलैन गू इमोर्टल ने एक दर्दनाक चीख मारी जब भूत प्रेत की आकृतियां यूएस पर टूट पड़ी और उस मार डाला। इन दोनों गू इमोर्टल्स को मारने के बाद किंग चू ने रेगिस्तान की तरफ देखा। जमीन पर रेत जोरों से उड़ रही थी, एक विशाल राक्षस में बदल रही थी। यह एक इमेमोरियल सैंड मॉन्स्टर था। यह मोकलैन गू इमोर्टल्स की लाई हुई मदद थी। वो इसका इस्तेमाल करके किंग चू को रोकने में कामयाब हुए थे। लेकिन मोकलैन के गू इमोर्टल्स ने ये उम्मीद नहीं की थी कि किंग चू एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट होगा जिसकी समझदारी आम इंसानों से भी ज्यादा थी। किंग चू ने इस बात का फायदा उठाया, एक आम इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट होने का नाटक किया, जिससे मोकलैन के इमोर्टल्स लापरवाह हो गए और अपनी सुरक्षा कम कर दी। फिर किंग चू के जोरदार पलटवार से वो इमोर्टल्स मारे गए। मोकलैन के इमोर्टल्स की मौत के साथ इस इमेमोरियल सैंड मॉन्स्टर को अब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। उसकी हरकत धीमी होने लगी और वो जमीन पर खड़ा किंग चू को देखने लगा। किंग चू ने इमेमोरियल सैंड मॉन्स्टर को घूरा। दफा हो जाओ। इमेमोरियल सैंड मॉन्स्टर डर से कांप गया और तुरंत पलटा रेगिस्तान में घुस कर भाग गया। किंग चू ने राक्षस को डरा कर भगा दिया, लेकिन आसपास की भूत जैसी की और घनी हो गई। उसने आसमान में एक खास जगह को देखा और तंज किया, दो नीच कीड़ों, क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आओगे? जैसे ही उसके शब्द निकले, हेवनली कोर्ट के दोनों इमोर्टल्स, 9 स्पिरिचुअल फेरी और रेड हार्ट ट्रैवलर, धीरे धीरे सामने आ गए। वो आसमान में एक दूसरे के बगल में तैर रहे थे और नीचे किंग चू को देख रहे थे। पहले जब रेड हार्ट ट्रैवलर ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस की तलाश कर रहा था, यूज डेमन इमोर्टल ची जू ने रोका था। डेमन इमोर्टल ची जुए का मकसद समझने के बाद रेड हार्ट ट्रैवलर ने दृढ़ता से ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस को छोड़ दिया और 9 स्पिरिचुअल फेरी के साथ किंग चू का पीछा जारी रखा। आखिरकार किंग चू का मामला हेवनली कोर्ट के प्लान से जुदा था, और अगर यूज ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस मिल भी जाती तो उससे सिर्फ रेड हार्ट ट्रैवलर की शक्ति बढ़ती। ज्यादा जरूरी क्या था, ये एक नज़र में साफ था। 9 स्पिरिचुअल फेरी और रेड हार्ट ट्रैवलर के पास हेवनली कोर्ट का गुप्त तरीका था, इसलिए उन्होंने पीछा जारी रखा और जल्द हाई किंग चू को ढूंढ लिया।
लेकिन दोनों ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यह वेस्टर्न डेजर्ट था, उनके चारों तरफ दुश्मन थे, और ये इन दोनों इमॉर्टल्स का इलाका नहीं था। अगर वो जल्दबाजी में लड़ाई शुरू करते, और सामने वाला एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था, तो एक बार लड़ाई स्टेलमेट में चली जाती, तो वेस्टर्न डेजर्ट के नेटिव गू इमॉर्टल्स आकर दखल देंगे और सिचुएशन बहुत इनस्टेबल हो जाएगी। कुछ चर्चा के बाद 9 स्पिरिचुअल फेरी एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदल गई और आसपास के रिसोर्स पॉइंट्स को तबाह कर दिया, जिससे कुछ मोक्लान गू इमॉर्टल्स आकर्षित हुए। दोनों मोक्लान इमॉर्टल्स एक इमेमोरियल सैंड मॉन्स्टर लाए, लेकिन वो किंगचू की एनर्जी तक खर्च नहीं करवा पाए। उल्टा किंगचू ने दोनों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स के निशान ढूंढ लिए। उनका प्लान फेल होने और किंगचू ने उनकी पोजीशन एक्सपोज करने के बाद दोनों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स सामने आ गए और हमला कर दिया। बूम बूम बूम। दोनों इमॉर्टल्स रैंक 8 दी और वकाई में असाधारण थे। उनके मूव्स हिंसा से भरे थे और उनके हमले लगातार आने वाली लहरों की तरह थे। किंगचू तुरंत कमजोर पैट गया। लेकिन किंगचू एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था, उसका शरीर बेहद कठोर और मोटा था। कई रैंक 8 किलर मूव से टकराने के बाद भी उस कोई चोट नहीं आई। कई दर्जन हमलों के बाद वो हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की टेक्निक से परिचित हो गया और धीरे धीरे सिचुएशन को पलटने लगा। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला, एक की टाइट पैदा होने लगी। इसकी वजह ये थी कि मारे हुए मोक्लान इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स का एंट्रेंस खुल गया था और उन्होंने खुद को स्टेबलाइज करने के लिए आसमान और जमीन की को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। इन दोनों इमॉर्टल एपर्चर्स और बाहर की दुनिया के हेवन एंड अर्थ की में फर्क था, और साथ हाइगो इमॉर्टल्स और किंगचू के बीच की लड़ाइयों से जमा हुए असर के साथ एक विशाल की टाइड बन गई। किंगचू को की टाइड में भारी परेशानी हुई, उसकी शक्ति तेजी से गिर गई। इसके विपरीत दोनों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने अपने इमॉर्टल एपर्चर्स दे दिए थे और उनके पास सिर्फ फैंटम एपर्चर्स दी, इसलिए अनपर की टाइड का ज्यादा असर नहीं हुआ। किंगचू दहाड़ा और संघर्ष किया, लेकिन सब बेकार था। टैब यूज एहसास हुआ कि दोनों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स के पास एक और प्लानिंग की लेयर थी। उन्होंने न सिर्फ दोनों वेस्टर्न डेजर्ट इमॉर्टल्स का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने उनके इमॉर्टल एपर्चर्स को भी अपने प्लान में शामिल किया था। जब किंगचू घमसान लड़ाई लड़ रहा था, पेंगडा ने अपना सिर हिलाया और एड़ी खोली। मैं कहाँ हूं? एक पाल की बेहोशी के बाद उसने पाया कि यूजमोली ने उठा रखा है और वो एक विशाल रेत के टीले पर चल रहे हैं। अंकल, आपने मुझे फिर से बचा लिया। पेंगडा ने आहें भरी। तुम जाग गए। मोली मुस्कुराया। अंकल, आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। लेकिन मोली ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी चोटें गंभीर हैं, हालांकि मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है, लेकिन तुम्हें कुछ देर तक हिलना नहीं चाहिए। पेंगडा कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने अंकल को फिर से परेशान किया। ये कौन सी जगह है? मोली ने जवाब दिया। साई, हम तूफान से 10,000 ली से ज्यादा दूर आ गए, अब हम वापस जा रहे हैं। मोली ने रेगिस्तान में कई साल गुजारे उसके पास दिशाओं को पहचानने का तरीका नेचुरली था। पेंगडा मोली की बातें सुनकर तुरंत चिंतित हो गया। अंकल, आप अभी भी वापस जाना चाहते हैं? आप वापस जाकर मरना चाहते हैं? मोली कुछ देर चुप रहा, उसकी आवाज नीची और गहरी थी, जिसमें दृढ़ता थी। मैं भी जानता हूं वापस जाना खतरनाक है, लेकिन अगर मैं अपनी पत्नी और बेटे के कातिल का चेहरा तक नहीं देख पाया, तो मैं कभी शांति से नहीं रह पाऊंगा। अंकल, पेंगडा को समझ नहीं आया क्या कहे। वो मोली के दुख और नफरत को समझ रहा था, और इसी वजह से वो उस और समझा नहीं पाया। मोली ने आगे कहा, छोकरे, मैं तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रगुजार हूं। थोड़ा आगे चलने के बाद मैं तुम्हें पानी और खाने के साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए रेगिस्तान पार करके सबसे नजदीकी शहर तक पहुंचना कोई मसाला नहीं होगा। अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तमाशा मत करो। मैं तमाशा नहीं कर रहा, आप हैं जो अजीब बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही दोनों झगड़ा कर रहे थे, मोली के नीचे की रेत हिलने लगी और एक विशाल भंवर बन गया जिसने दोनों को अंदर खींच लिया। मोली ने जल्दी से अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सदमे से पीला पड़ गया। ये क्या हो रहा है? मेरे गू वॉर्म्स का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? पेंगडा ने भी कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। क्या ये दलदल है? हम अंदर खींचने वाले हैं। ये दलदल बहुत अजीब थी, उनके तरीके इस पर बेकार थे। दोनों दलदल के केंद्र के करीब आते जा रहे थे। उनके शरीर धीरे धीरे रेत के नीचे दफन हो रहे थे और उनके चेहरे राख जैसे हो गए थे। क्या मैं मरने वाला हूं? पेंगडा बड़बड़ाया। मोली ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें फंसा दिया, पेंगडा। मैं आपको दोष नहीं देता अंकल। ये सब मेरा फैसला था।
पेंगडा ने अपना दिल जोरों से धड़कते हुए महसूस किया और उसका गला सूख गया। उस समझ नहीं आया क्या कहे। मौत के सामने का एहसास सच में सबसे बुरा था। लेकिन जल्द ही पेंगडा का ध्यान एक और चीज पर गया। उसने देखा कि अंकल मोली, जिनका मन आमतौर पर बहुत मजबूत रहता था, वो रो रहे थे। मोली सिसक रहा था, मैं मरने वाला हूं, लेकिन मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैंने कातिल का असली चेहरा तक नहीं देखा। मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर। मेरे पास दुश्मन के पास जाने की भी योग्यता नहीं है। इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच का फासला बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ एक मॉर्टल हूं, मैं एक चींटी की तरह हूं। पेंगडा ने मोली को सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उस समझ नहीं आया क्या कहे। अगले हाइपैल गरम रेत उसके मुंह में घुस गई और पेंगडा ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर दफन हो गया और उसकी आंख के सामने अंधेरा छा गया। क्या मैं मरने वाला हूं? मैं इस तरह मर रहा हूं? हे, मैं सच में कितना दया का पात्र हूं। सोचा था इस नई दुनिया में मेरा सफर इस तरह खत्म होगा। मैं सच में मरना नहीं चाहता, मैं सच में मरना नहीं चाहता। अचानक उसके अंधेरे नजारे में सितारों की रोशनी के कुछ कतरे थे। हाँ, मैं मारा नहीं। पेंगडा उठकर बैठा और अपने सामने के नजारे को अविश्वास से देखा। वो अब एक सूखे कुएं के तले में था। दलदल का भंवर कुएं के मुहाने पर घूमता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि रेत नीचे नहीं गिर रही थी। यहां एक रहस्यमयी शक्ति थी जिसने दलदल के भंवर को रोक रखा था और सिर्फ पेंगडा और मोली को अंदर आने दिया। इंको, इंको। पेंगडा ने तुरंत मोली को देखा और 2 बार चिल्लाया, तब जाकर उस कोई रिएक्शन मिला। लड़के, तुम जाग गए। ये एक इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी है, हमारी किस्मत खुल गई। मोली पलता, उत्साह और हैरानी से कहते हुए, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी गू इमॉर्टल की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस है। अंकल, आपको यकीन है? पेंगडा की एग अविश्वास से खुल गई। ये बहुत सपने जैसा था। जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत अचानक आ गए थे। वो अब कोई नया नौखा नहीं था जो अभी अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ हो। आपका पेंगडा मोली के काफिले के साथ कई बार सफर कर चुका था और गू वर्ल्ड के बारे में जानता था। गू इमॉर्टल्स और गू इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस गू मास्टर्स के बीच उनके खाली समय में हमेशा चर्चा का विषय रहते थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी पहुंच से दूर चीज उसके सामने आ जाएगी। कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? मोली ने कई चीजें आजमाइन और बेचैन हो रहा था, लेकिन सितारों की रोशनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। अंकल, ये शायद गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस ना हो, है ना? मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इस वक्त पेंगडा आखिरकार खड़ा हुआ और मोली की तरफ चला। मोली ने कोई जवाब नहीं दिया। उस भी अपने पिछले अनुमान पर शक होने लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त सितारों की रोशनी ने अचानक हरकत की। समुंदर की लहरों की तरह वो मोली के पास से गुजरी और पेंगडा के शरीर में समा गई। दोनों हैरान रह गए। ये इतनी तेजी से हुआ कि जब तक उन्होंने रिएक्ट किया, सितारों की रोशनी पेंगडा के शरीर में जा चुकी थी। सितारों की रोशनी के बिना कुआं अंधेरे में डूब गया। मोली ने अपना गू वर्म एक्टिवेट किया, अपने हाथ में आग का एक गोला बनाया जिसने कुएं को एक बार फिर रोशन कर दिया। पेंगडा एक मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मोली जल्दी से उसके पास गया। पेंगडा, पेंगडा, तुम ठीक हो? तब जाकर पेंगडा ने रिएक्ट किया। अंकल, आप सही थे। ये सच में एक गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस है और ये थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस है। क्या? थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल? मोली हिल गया। उन्हें वेनरेबल एग्जिस्टेंसेस के बारे में काफी जानकारी थी। मौजूदा समय और परिस्थितियों के कारण गू इमॉर्टल वर्ल्ड का ज्ञान अब मॉर्टल्स के बीच रहस्य नहीं रहा था। मोली की नजर थोड़ी जटिल हो गई। इसका मतलब, पेंगडा, तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन हो? तभी इनहेरिटेंस ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पेंगडा को शर्म महसूस हुई। अंकल, मैंने जानबूझकर आपसे नहीं छुपाया। बस बात यह थी कि। ठीक है। मोली ने अपना हाथ लहराया। तो क्या हुआ अगर तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन हो? तुम अभी भी पेंगडा हो, जिसे मैं जानता हूं, है ना? पेंगडा बहुत भावुक हो गया और जल्दी से अपना सिर हिलाया। हाँ। समझने के लिए शुक्रिया, अंकल। मोली ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी तो इस बार किस्मत ही खुल गई। जब तुमने डेमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस हासिल कर ली है, तो यहां से जल्दी निकलने का तरीका इस्तेमाल करो। यहां आम तरीके बेकार हैं। पेंगडा को शर्म महसूस हुई। सिचुएशन ऐसी है, अंकल, हालांकि मेरे पास कई गू वॉर्म्स हैं, मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पहली बार है जब मैं इन गू वॉर्म्स को देख रहा हूं और मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके अलावा, इनहेरिटेंस के मुताबिक, मुझे यहां से निकलने के लिए एक किलर मूव का इस्तेमाल करना होगा। तो जल्दी से प्रैक्टिस करो,
जो कुछ समझ न आए पूछो, अंकल तुम्हें गाइड करेंगे। जी शुक्रिया अंकल। क्या अब भी हमारे बीच शुक्रिया की जरूरत है? मोली मुस्कुराया। जल्दी प्रैक्टिस करो, हमारे पास ज्यादा पानी और खाना नहीं है। इनहेरिटर होने के नाते पेंगडा के कुएं में खाने या पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मोली को वही फायदा नहीं मिल सकता था। अगले कुछ दिनों में पेंगडा बिना आराम किए प्रैक्टिस करता रहा। वो सिर्फ एक मोर्टल था, इसलिए जिन गू वॉर्म्स के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था वो सब मोर्टल गू थे। ये पहली बार था जब वो इन गू वॉर्म्स के संपर्क में आ रहा था। हालांकि इनहेरिटेंस में विस्तार से समझाया गया था, उस अभी भी इन गू वॉर्म्स को प्रैक्टिस करने और अन पर महारत हासिल करने की जरूरत थी। मोली ने पेंगडा को अध्ययन करने और सीखने में मदद की। जब उन्हें कुछ प्रोग्रेस मिलती, पेंगडा गू वॉर्म्स को मोली को डेमोन्स्ट्रेशन और गाइडेंस के लिए दे देता। मोली एक अनुभवी गू मास्टर था। हालांकि उसके पास थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने की योग्यता नहीं थी, उसके पास इन गू वॉर्म्स को जांचने के लिए कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके थे। आखिरकार पेंगडा मुश्किल से कुछ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल सीख पाया और एक किलर मूव इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया। लगे रहो पेंगडा, एक ही कोशिश में सफल होने की कोशिश करो। मोली ने पेंगडा को हिम्मत दी। ये देखिए अंकल, पेंगडा ने पहली बार किलर मूव इस्तेमाल किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। किलर मूव एक्टिवेशन फेल हो गया और यूज बैकलैश झेलना पड़ा। उसने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गया। पेंगडा, तुम ठीक हो? मोली ने जल्दी से पेंगडा के शरीर की जांच की। पेंगडा ने मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकाले, मैंने आपको निराश किया अंकल, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं जरूर। अचानक उसकी रीढ़ फटी की फटी रह गई। उसने फिर अपनी छाती को एक अविश्वसनीय एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसकी छाती मोली के हाथ से छेड़ी हुई थी। छुपे हमले की वजह से उसका दिल तबाह हो चुका था। अंकल, पेंगडा के मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगा। मोली ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका एक्सप्रेशन बेहद अजीब था। अनजानापन और डर ने पेंगडा के दिमाग को भर दिया। मोली की आवाज बेहद भरी थी, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। लेकिन ट्रू इनहेरिटेंस ने तुम्हें चुना, अंकल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पेंगडा, तुम बहुत जवान हो, तुमने इतनी देर तक प्रैक्टिस की लेकिन तुम एक किलर मूव तक नहीं सीख पाए। अंकल अब और इंतजार नहीं कर सकता, अंकल तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। फिर मोली ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। पेंगडा बेबस होकर जमीन पर गिर गया। उसकी ईड़ बेबस होकर कुएं के मुहाने को देख रही थी। वो मर चुका था, लेकिन मोली रुका नहीं। उसने अपने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया और पेंगडा की आत्मा को पकड़ लिया। ठीक है, थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस अब मेरी है। मोली हंसा। पेंगडा का खून उसके चेहरे पर छिटका हुआ था। उसके खून से साने चेहरे पर एक चकाचौंध मुस्कान थी। चैप्टर एंड।